हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमको दिया गया है कि 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन हैलाइडों के इथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा विहाइड्रोहेलोजनन के फलस्वरूप बनने वाली सभी एल्कीनों की संरचना लिखिए। इनमें से मुख्य एल्कीन कौन सी होगी। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है विहाइड्रोहेलोजनीकरण का ज्ञान। तो मुख्य अवधारणा जो यहाँ पर लागू होती है वो है विहाइड्रोहेलोजनीकरण का ज्ञान। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, दूसरा आपको विहाइड्रोहेलोजनीकरण से संबंधित हॉफमैन और सेडजेफ नियमों का बारे में भी जानना आपको चाहिए। तो हॉफमैन और दूसरा सेडजेफ, तो हॉफमैन और सेडजेफ के नियमों का बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। साथ ही छोटी सी मुख्य अवधारणा ये भी है कि आपको 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन की संरचना बनानी आनी चाहिए। तो यानी कि आपको IUPAC का नामकरण विधि भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए आपको हम सबसे पहले 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन का संरचना बनाते हैं, ब्यूटेन की संरचना बनाते हैं। तो 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ब्यूटेन का संरचना बनाते हैं, ब्यूटेन की श्रृंखला बनाते हैं। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन हमने बना लिए। इसको प्रथम नंबर दे देते हैं, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। अब 2 पर कह रहे हैं क्लोरो है और 2 पर ही मिथाइल भी है। तो 2 क्लोरो और 2 पर हम मिथाइल यानी कि CH3 जोड़ देते हैं। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाता है। ब्यूटेन बनाने के लिए मुझे इसे CH3 और इस वाले कार्बन को 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन को 3 हाइड्रोजन देंगे, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो संयोजकता पूरी करने के लिए हमें उतने हाइड्रोजन यहाँ लगाने पड़ेंगे। तो ये तो हमारा है 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। अब हमसे बोला गया है कि हेलाइडो, इसमें ये जो हेलाइड है ये एक एल्काइल हेलाइड है, इसकी हम इथेनॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। इथेनॉल होता है C2H5OH और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। तो इन दोनों की उपस्थिति में हम यहाँ पर करवा रहे हैं अभिक्रिया, जो कि है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। अगर ये नहीं भी लिखा जाता तो भी आपको समझना चाहिए कि जब एल्कोहलिक यानी कि एल्कोहलिक स्थिति में जब आप NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण होता है। अब विहाइड्रोहेलोजनीकरण में क्या होगा, विहाइड्रोहेलोजनीकरण में यहाँ से एक हेलोजन, हैलाइड से एक हेलोजन यानी कि क्लोरो, और इसके साथ बगल से यानी कि जो कार्बन जिससे हेलोजन निकला है उसके बगल में से या तो यहां से या फिर इस CH3 में से और या फिर ये वाला CH3 में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहां से HCl गैस निकल जाएगी। तो या तो एक क्लोरीन निकलेगा और हाइड्रोजन या तो तृतीय स्थिति से या फिर प्रथम स्थिति से निकल जाएगा। अब देखिए, ये प्रथम स्थिति और ये जो द्वितीय स्थिति पे जो CH3 जुड़ा हुआ है, दोनों में से किसी से भी निकले तो इसमें उत्पाद समान ही बनेगा। तो इसलिए मैं द्वितीय स्थिति को यहाँ से हटा देता हूं। तो यहाँ पर 2 ही स्थितियां हम मान लेते हैं, एक प्रथम स्थिति से या फिर द्वितीय स्थिति से हाइड्रोजन निकलेगा। तो देखिए, यदि प्रथम स्थिति से हाइड्रोजन निकलेगा तो बनेगा CH2 सिंगल डबल बॉन्ड C। अब देखिए, जब HCl निकल जाता है, जब हाइड्रोहेलोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन तो निकल ही रहा है, साथ ही हेलोजन भी निकल रहा है। तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण में यहाँ पे जहां से H और Cl जिन कार्बन से निकलता है, इनके निकलने के बाद इन दोनों कार्बन के बीच में एक द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड स्थापित हो जाता है। तो CH2C, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3, उसके बाद CH2 और उसके बाद CH3। तो इस तरीके से ये उत्पाद बनेगा। अब यदि मान लीजिए कि तृतीय स्थिति से निकलता है तो इस वक्त बनेगा CH3 कार्बन यानी कि द्वितीय और तृतीय कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा CCH और CH3 और CH3। तो इस तरीके से हमारा प्रथम उत्पाद बनता है और ये द्वितीय उत्पाद बनता है। तो हमसे ये पूछा गया था कि यदि ऐसा विहाइड्रोहेलोजनीकरण हो रहा है तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण के फलस्वरूप जो भी एल्कीन बन रहे हैं उनकी संरचना लिखिए। तो देखिए, हमने यहाँ पे दोनों संरचनाएं बना दी, प्रथम संरचना और द्वितीय संरचना।
एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं कि जो दूसरी स्थिति में CH3 है वहां से H निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रथम स्थिति से जो CH3 से H निकलेगा और द्वितीय स्थिति से निकलेगा उनसे बनने वाले उत्पाद समान होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास दो उत्पाद बनते हैं। अब हमें यह जानना है, तो प्रथम मुख्य अवधारणा के आधार पर हमें विहाइड्रोहैलोजनीकरण के आधार पर हमको पता लग गया कि हमको क्या क्या यहाँ पे उत्पाद मिलेंगे। अब हमारे पास द्वितीय मुख्य अवधारणा है हॉफमैन और सेटजेफ का नियम। तो देखिए हॉफमैन और सेटजेफ का नियम क्या कहता है। हॉफमैन और सेटजेफ का नियम ये कहता है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक CH3 CH Cl और CH2 और CH3 ये है, एक कोई एल्काइल हैलाइड हमारे पास है। अब इसका विहाइड्रोहैलोजनीकरण होना है, यानी कि यहाँ से HCl निकलना है। तो Cl तो निकलेगा ही निकलेगा, और उसके बगल में से किस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो कहते हैं कि उस कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। तो यानी कि जो मुख्य उत्पाद बनता है वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकला है वो CH2 वाले से निकला है, क्योंकि CH2 वाले में कम संख्या में हाइड्रोजन परमाणु है। इस नियम को कहते हैं हम सेट-ज़ेफ का नियम। सेट-ज़ेफ का नियम। तो एल्कीनों की जो भी अभिक्रिया होगी, जो एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनने की अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया में विहाइड्रोहैलोजनीकरण करते वक्त जो मुख्य उत्पाद बनता है वो सेट-ज़ेफ का बनता है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन CH3 से निकलता तो तब भी HCl निकलता, और इस वक्त डबल बॉन्ड जो है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 निकलता। अब चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा उस कार्बन से निकला है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो इस वक्त जो उत्पाद बना है इसको हम कहते हैं हॉफमैन उत्पाद। और हॉफमैन उत्पाद जो होता है वो माइनर यानी कि कम संख्या में, कम अमाउंट में बनता है। तो ये हॉफमैन और सेटजेफ का नियम है जो आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए। सेटजेफ के नियम में हाइड्रोजन वहां से निकलता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और हॉफमैन में हाइड्रोजन वहां से निकलता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। किसका उत्पाद मुख्य होता है? सामान्य स्थिति में मुख्य उत्पाद जो होता है वो सेटजेफ का होता है। और ऐसा क्यों होता है मैं इसका भी कारण आपको बता देता हूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो एल्कीन बना है वो सबसे ज्यादा प्रतिस्थापित है, सबसे ज्यादा प्रतिस्थापित है, और सबसे ज्यादा प्रतिस्थापित होने की वजह से ये एल्कीन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल यानी कि सबसे ज्यादा स्थायी है। तो जो सबसे ज्यादा प्रतिस्थापित होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो इस कारण से ये वाला जो एल्कीन है अपने स्थायित्व के कारण, सेटजेफ नियम के कारण, ये मुख्य रूप से उत्पाद में बनता है। तो इसीलिए अब हम अपने पुराने प्रश्न पर चलते हैं कि जो हमारे इन दोनों ये दोनों हमारे पास अभी उत्पाद थे, इन दोनों उत्पाद में से कौन ज्यादा संख्या में बनेगा। तो देखिए, जब तीसरे पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो जब तीसरे और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड स्थापित होता है, तो उस समय पर ये जो उत्पाद बन रहा है वो बनता है सेटजेफ। और ऊपर वाले में जहां पे दूसरे और प्रथम के बीच में डबल बॉन्ड स्थापित हो रहा है, तो यहां पर जो बनता है वो होता है आपका हॉफमैन। तो ये वाला जो है वो आपका हॉफमैन है। और हम जानते हैं सामान्यतः कौन मुख्य उत्पाद होता है? सेटजेफ मुख्य उत्पाद होता है। तो इसलिए इस प्रश्न में जो हमारा मुख्य उत्पाद है वो सेटजेफ उत्पाद है, यानी कि उत्पाद नंबर 2 है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उत्पाद नंबर 2 ज्यादा स्थायी है। और वो ज्यादा स्थायी क्यों है? वो इसलिए ज्यादा स्थायी है क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रतिस्थापित एल्कीन है। तो इस आधार पर हमारे प्रश्न का जो द्वितीय भाग है कि इनमें से मुख्य एल्कीन कौन सी होगी, तो मुख्य एल्कीन जो है वो दूसरे और तीसरे के बीच में जो डबल बॉन्ड वाली है, यानी कि जो सेटजेफ उत्पाद है, वो हमारा मुख्य होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।